हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये आपका नेट JRF का है और आपकी रात 10 बजे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है आपको। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर इससे पहले के जो सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नेट JRF प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करके बना होगा। उसी के अंदर जितने भी सेट मैं करा रही हूँ वो है, सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य वर्णक, मानक और खाद्य सेवा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। साथ ही बता दूं, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सितंबर शिल्पी सर्च करके, सितंबर शिल्पी सर्च करें और मैं आपको मिल जाऊंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इन मसालों में विरोधी प्रभाव है। सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल, लौंग। इसको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। दिसंबर 2018 में पूछा गया था आपके नेट के पेपर में। इन मसालों में जीवाणु विरोधी प्रभाव है। सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल, लौंग। तो कौन सा है? नीचे कूट दिए गए हैं, इसका आंसर देना है हमको। तो जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कूट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका हल्दी, हींग, जायफल। तो इन मसालों में जीवाणु विरोधी प्रभाव है। हल्दी, हींग और जायफल, ये सब क्या करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करते हैं। जैसे आपका हल्दी है, हींग है, पेट दर्द में हींग का यूज़ करते हैं। जब दर्द होता है तो भी हल्दी का प्रयोग करते हैं और जायफल का प्रयोग भी हम करते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो आपका हल्दी, हींग, जायफल, तो इन मसालों में जीवाणु विरोधी प्रभाव है। ये आपका राइट आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें सही से और उत्तर चुने। पहला अभिकथन है ए, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। तो ये कह रहे हैं शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली से, जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। और ये कारण बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के लक्षण समानता आपके पाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। कहाँ सीमित रहते हैं? पाचन क्षेत्र तक। तो ये कथन कह रहे हैं कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से, जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली जो प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। खाद्य पदार्थ की जो सहन ना किया जाने वाला, मतलब असहनशीलता कहते हैं। और कारण ये बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के लक्षण कहाँ समानता पाचन क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। तो ये कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है। ये कह रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। तो ये अभिकथन बिल्कुल गलत है, इसको हम असहनशीलता नहीं कहते हैं। पर यह है खाद्य पदार्थ को असहनशीलता के लक्षण समानता पाचन क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। पर जो ये कारण बता रहे हैं ये सही है, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के जो लक्षण हैं वो आपके जठर तंत्र यानी पाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तो आपका ए गलत है परंतु जो ये कारण बता रहे हैं ये सही है असहनशीलता को लेकर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है अभिकथन कि मेन्यू को खान पान सेवा इकाई
का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। तो ये कह रहे हैं जो मेन्यू है उसको जो खान पान की सेवा की इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है, ये कह रहे हैं। और इसमें कारण बता रहे हैं, इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसमें क्या सिस्टम वाइज प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल हो, जिसमें भोजन का सारा मूल्यांकन शामिल हो। तो इसका आंसर बताएं। कूट ए और आ दोनों सही है। आपका ए सही है परंतु आ गलत है, ए गलत है पर आ सही है, ए आ दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है। तो मैं बता दूं जो मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशेष घटक माना जाता है। एक विशेष घटक पूर्ण रूप से माना जाता है पर इतना नहीं माना जाता है कि आप उसी पे फोकस करके रहो, बस आपका खाने के लिए सिर्फ मेन्यू होता है खान पान की सेवा के लिए। नहीं, बहुत कुछ चीज़ें और मेन रखती हैं। सिर्फ मेन्यू तैयार करना ही मेन नहीं रखता कि खान पान की सेवा सिर्फ मेन्यू से चल जाए, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन हो। बिल्कुल वो सही। आप कोई भी अगर मेन्यू तैयार कर रहे हो तो सिर्फ मेन्यू बना लोगे? अरे मेन्यू के लिए आप जो भोजन बना रहे हो, जो आप डिश बना रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए, उसमें सभी पौष्टिक तत्व होने चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन हो, साथ में अच्छी तरह से बनाओ। तो ये कारण सही बता रहे हैं कि इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल है। तो इसका राइट आंसर सी सही है कि ए गलत है परंतु आ सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि सूची 1 में दिए गए सक्रिय पदार्थ को सूची 2 में दिए गए उनके आहारी स्रोत से मिलाइए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। पहला है आपका अल्फा लिपोइक एसिड, इसको किससे मिलाना है ये आपका देखना है मुझे। हाँ, तो सूची 1 सक्रिय पदार्थ है और सूची 2 आपका आहारी स्रोत है। तो आपका अल्फा लिपोइक एसिड आपका आलू में होता है। फिर आपका अल्फा लिपोइक एसिड आपका आलू में। फिर आपका फ्लेवोनाइड्स ये किस में होता है? ये आपका लहसुन में होता है। फिर आपका जो लाइकोपिन है वो आपका टमाटर में है। फिर ग्लूटाथायोन ये आपका एवोकाडो में है। और आपका सीलिनियम ये आपका समुद्री खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। किस में? समुद्री खाद्य पदार्थ में। तो ये इसका राइट आंसर है सी। फिर है जून 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है, यानी खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है। कारण कह रहे हैं HACCP खाद्य वितरण इकाई का एकमात्र सुरक्षा योजना है। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है और कारण ही बता रहे कि HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ये है कि जो आप खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये कहना कि HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है तो ऐसा नहीं है, और भी सुरक्षा योजनाएं हैं। फिर नेक्स्ट है सूची 1 में दिए गए जीवाणु की सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थ से मिलाना है जिनके द्वारा वे संचरित होते हैं। पहला आपका साल्मोनेला, तो ये किससे मिलेगा बताइए? तो आपका साल्मोनेला ये आपका अंडा और मांस उत्पाद में। फिर स्ट्रेप्टोकोकस ये आपका पाया जाता है क्रीम और डेयरी उत्पाद में। फिर क्लासिडियम आपका जो
क्लासिडियम बोट्यूलाइनम, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका कम अम्लीय डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में टीनिया सोलियम, ये आपका सूअर और मांस उत्पाद में, और शिगेला ये आपका पाया जाता है कच्ची सब्जी और सलाद में। तो इसका राइट आंसर बी है। फिर सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थ से मिलाना है आपको। तो आपका सॉर्बिक एसिड ये आपका योगर्ट से, फिर बेंजोइक एसिड जेली में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बियर में, फिर आपका सोडियम नाइट्रेट, आपका सोडियम नाइट्रेट आपका संसाधित मीट में, फिर एसिटिक एसिड आपका चटनी में, और निसीन आपका किस में पाया जाता है? तो निसीन आपका चीज में। तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर डी है। फिर नेक्स्ट है, नवंबर 2017 में पूछा गया था, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले लोहे की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। लोहे की मात्रा बढ़ रही है, उसके बढ़ते क्रम में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखते हैं। तो सोयाबीन का आटा, पालक, बाजरा, मूंगफली और गुड़ है। तो इसे बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है, मतलब इसके जो है लोहे की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका पालक, फिर आपका आ जाएगा मूंगफली, फिर आपका आ जाएगा गुड़, फिर आपका आएगा बाजरा, और सबसे इसमें लास्ट में सोयाबीन का आटा। तो ये है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सूची 1 में दिए गए संस्थाओं को सूची 2 में दिए गई सेवाओं से सुमेलित करना है। ये कह रहे हैं कि इसमें रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे, मॉल्स, अस्पताल, कैफेटेरिया, रेलगाड़ी है। तो देखना है हमको किससे किसको मिलाना है, और इसके कूट क्या है? ये कूट है इसके। तो ये इसके कूट है। 9th के रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा, मॉल्स, अस्पताल, कैफेटेरिया, रेलगाड़ी, और ये कूट है आपका ए, बी, सी और डी। 3 कूट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इनको। आपका जो रेस्टोरेंट है जो वो टेबल सेवा है। क्या है आपकी? टेबल सेवा। क्या है? रेस्टोरेंट आपकी टेबल सेवा आती है। हवाई अड्डे आपका जो है वो वेडिंग। आपका मॉल से वो फूड कोर्ट में आता है। अस्पताल आपका जो है विकेंद्रीकृत में आता है। कैफेटेरिया ये किस में आता है आपका? तो कैफेटेरिया जो आपका है वो आपका ट्रे सेवा में आता है। और जो रेलगाड़ी है आपकी वो आपकी प्लेट सेवा में आती है। प्लेट सेवा में क्या आती है? प्लेट सेवा में। तो इसका राइट आंसर है कूट ए। फिर है सूची 1 में दिए गए मदों को मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से करना है। आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो आपका जो इको मार्क है वो किस लिए होता है? तो इको मार्क होता है पर्यावरण हितैषी उत्पाद के लिए। किस लिए? पर्यावरण हितैषी उत्पाद के लिए। हॉल मार्क होता है आपका आभूषण के लिए, सबको पता है। ISI मार्क किस लिए होता है? ये आपका
उत्पाद प्रमाणन के लिए, और एगमार्क होता है आपका कृषि विपणन के लिए। किसके लिए? कृषि विपणन के लिए। तो राइट आंसर इसका ए है। फिर जनवरी 2017 में पूछा गया आपका सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से करना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लेते हैं। DOPA तो ये सेब में होता है। फिर एक्रोलिन ये किस में होता है? ये तेल में। ग्लूटीन ये किस में होता है? ये हमारा अनाज में। फिर आपका अल्फा टॉक्सिन ये किस में होता है? तो ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका मेवे में पाया जाता है। तो अल्फा टॉक्सिन आपका मेवे में पाया जाता है। फिर फेरिस सल्फाइड आपका अंडे में पाया जाता है। फिर से बता दे रही हूँ, DOPA ये आपका पाया जाता है सेब में। एक्रोलिन ये आपका पाया जाता है तेल में। ग्लूटीन ये अनाज में। फिर अल्फा टॉक्सिन ये आपका पाया जाता है मेवे में। और फेरस सल्फाइड ये अंडे में पाया जाता है। फेरस सल्फाइड, तो इसका राइट आंसर ए है। फिर जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है? फिंगर ट्रे में फुल और फोक, तो क्या नहीं है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है, तो ट्रे में। राइट आंसर क्या है? ट्रे में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति एक खास सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? तो निम्नलिखित से कौन सी पद्धति एक खास सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए की जाती है? CCP, BARS, SIFO, MBO, GHP, तो कौन सी है? जल्दी से बता राइट आंसर। तो आपका BARS और MBO ये दोनों आपकी इन दोनों पद्धतियों का एक खास सेवा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए उपयोग में किया जाता है। फिर दिसंबर 2015 में पूछा था कि खास सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाए। मतलब एक खास सेवा संस्थान में हम उपकरण ले रहे हैं, तो उपकरण ले रहे हैं तो उसको हमें सही क्रम में लगाना है। पहला है कि इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइंस और विवरण निश्चित करना। फिर दूसरा है विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना। फिर आवश्यकता का आकलन करना, उपयुक्त जो कि वांछित वितरण की संतुष्टि करते हो उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार के चुनना। खरीदने वाले उपकरण की सूची के बारे में निर्णय करना। तो ये है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, दिसंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही क्रम है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें करना होगा आवश्यकताओं का आकलन। जो आवश्यकताएं हैं उनका हमें आकलन करना होगा। जितनी भी आवश्यकता है उनका क्या करना है? आकलन करना है। फिर हमें खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना है कि कौन से उपकरण हमें खरीदने हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ये क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करेंगे और उसके बाद हम उपकरण जो कि वांछित वितरण की संतुष्टि करते हो उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार के उनको चुनेंगे। तो ये करेंगे। इसका राइट आंसर है बी। फिर है FSSAI का विस्तृत रूप क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि FSSAI का आपका विस्तृत रूप क्या है इसका विस्तृत रूप। तो ये देखना है हमको। तो बताइए क्या है, राइट आंसर दीजिए पता हो तो। FSSAI का विस्तृत रूप क्या है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है फूड, लिख लीजिए, एक फुल फॉर्म वाला एक पेज बना लीजिए, उसमें लिखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है, ये विस्तृत रूप है और हिंदी में इसे कहते हैं हम भारतीय इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम। इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इस बात को अच्छी तरह याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। ये तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका विस्तृत रूप है। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि इसका गठन कब किया गया था, अगस्त 2011 में। आपका जो खाद्य सुरक्षा व मिलावट जो है, तो आपका जो खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, ये सब ध्यान से सुनिएगा, जो है 2006 के तहत आपका जो FSSAI निश्चित रूप से खाने में जो मिलावट है उस पर नियंत्रण का कार्य करती थी और खाद्य सुरक्षा थी उसको सुनिश्चित करती थी। और इसका गठन आपका अगस्त 2018 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इस बात को लिख लीजिए, नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय, नई दिल्ली में। इस बात को भी लिख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन। मानक चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। इको मार्क किसके लिए होता है, हॉलमार्क, ISI मार्क और एग मार्क। ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जो मानक हैं, मानक चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं। मैं ये आपको करा दूंगी मानक चिन्ह, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी। तो मानक चिन्ह अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर से बता रही हूँ आपको,
जो इको मार्क है आपका पर्यावरण अनुकूलनपात के लिए होता है। हॉल मार्क है आपका वो आभूषण के लिए होता है। ISI मार्क है यह आपका उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए होता है। और आपका जो एग मार्क है वो कृषि संबंधी विपणन के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP का निर्धारण करने हेतु क्रम बताएं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, हाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगी और इसका आंसर सभी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। HACCP का तो पहले बताती हूँ, ये लिख लीजिए। HACCP का तो फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो लिखिए हज़ार्ड, ये बहुत पूछा जाता है, लिखिए इस चीज़ को हज़ार्ड एनालाइज एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। पहले तो इसी को लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात को। ये इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे हम जो बताना चाहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है खतरनाक विश्लेषण क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। खतरनाक विश्लेषण क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं हिंदी में इसे हम, या जोखिम भी कहीं लिखा होता है। साथ ही बता दूं जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो HACCP के जो 7 सिद्धांत हैं वो हैं और इन्हीं से ही इसका आंसर निकलेगा, तो इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ, ये इसका आंसर देंगे। मैं बस इसके 7 सिद्धांत बता दे रही हूँ, इसको लिख लीजिए। यहाँ पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चन आता है आपका HACCP का। तो इसका पहला सिद्धांत है महत्वपूर्ण, ये लिख लीजिए। पहला सिद्धांत है HACCP का महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु की पहचान करना। यहीं से क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनेगा सिद्धांत से। पहला है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु की पहचान करना। दूसरा है आपका सिद्धांत जोखिम विश्लेषण प्रदर्शन व निवारक उपाय अपनाना। या ये इस तरह से भी आ सकता है आचार जोखिम विश्लेषण निवारक उपायों का प्रस्ताव, ये भी है जोखिम विश्लेषण प्रदर्शन व निवारक उपाय अपनाना। या ये इस तरह से भी है सेकंड पॉइंट आचरण जोखिम विश्लेषण निवारक उपायों का प्रस्ताव, तो लिख लीजिए इसको भी। फिर आपका जो तीसरा सिद्धांत है वो है आपका महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं की निगरानी। या इसको हम कह सकते हैं CCP मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग ये भी कह सकते हैं इसको हम। तीसरे सिद्धांत को हम लोग CCP मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं तीसरे सिद्धांत को। दोनों इसलिए बता रही हूँ कहीं आ जाए तो आप गलत ना कह जाओ। फोर्थ सिद्धांत ही बताते हैं महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करना। फिफ्थ ये पॉइंट बताते हैं आपको सुधारात्मक क्रियाएं
शॉर्ट फॉर्म में से दूसरे उसमें कहा जाता है शुद्धात्मक क्रिया। ये भी लिख कर आ जाए तो ये इसका 5th सिद्धांत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 6th है इसका सिद्धांत सत्यापन प्रक्रिया। सत्यापन प्रक्रिया। और 7वां सिद्धांत है आपका रिकॉर्ड, ये सब लिख लीजिए, रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रिया, या इसको कह सकते हैं रिकॉर्ड रखने संबंधित प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, ये इसको रिकॉर्ड्स रखने संबंधी प्रक्रिया भी कह सकते हैं या रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये आपके HACCP के 7 सिद्धांत हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इन्हीं से इसका आंसर निकलेगा। तो आप लोग को आंसर देना है इसका, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका अगर आपको ही समझ में आया। फिर आपका FSSAI का पूरा नाम तो मैंने अभी बताया आपको, इसका भी आंसर आप देंगे क्योंकि अभी मैंने क्लियर किया है। तो वही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, ये क्वेश्चन यानी यहाँ से बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में खाद्य विषाक्तता होती है तो किस में होती है? राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है? सी। इन दोनों में खाद्य विषाक्तता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है अभिकथन कह रहे हैं उत्पाद को खरीदने से पहले लेबलों पर दी गई विभिन्न प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं। यानी उत्पाद को ये कह रहे हैं जो उत्पाद को खरीदने से पहले, कोई भी उत्पाद है उसको खरीदने से पहले लेबल पर दी गई विभिन्न प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं। लेबल में कारण बताएं, लेबल में सारी आवश्यक सूचना क्रेता के लिए दी गई होती है और भ्रम नहीं रहता। तो लेबल में ये कह रहे हैं सारी सूचना दी रहती है, तो जो क्रेता है उसको जो है भ्रम नहीं होता, किसी प्रकार का उसे डाउट नहीं होता, वो लेबल देखकर ले सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है, डी है। ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल सही है कि उत्पाद को खरीदने से पहले आप सभी लोग हो जो है कोई भी चीज़ खरीदते हो, एक्सपायरी डेट कब बनी ये सब देखते हो, क्या क्या मिला ये सब लेबल पढ़ लोगे, हर चीज़ देख लोगे, फिर आप क्या करते हो उसको सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, फिर आपका जो भ्रम है वो भी हट जाता है। जो मार्क वगैरह होता है वो भी आप चेक कर लेते हो, मानक चिन्ह, और उसके बाद खरीद लेते हो। तो दोनों ही चीज़ कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। फिर आपका अंकुरण जून 2014 में पूछा गया था कि अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक बढ़ाता है। अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक बढ़ाता है। आंसर बताना है विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या राइट आंसर है? अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। तो राइट आंसर इसका बी है। तो ये था आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें और साथ ही और लोगों तक शेयर करें, उन्हें बताएं यहाँ पे नेट की तैयारी कराई जा रही है। फिर नेट का पेपर आपका सितंबर में निपट जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपकी TGT PGT की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपका जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। क्लास 12 की भी तैयारी कराई जाएगी। तो सब आपका होता रहेगा। तो और लोगों तक भी बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। इस बार आप नेट और जो GRF है क्लियर करें।